विज्ञान और प्रौद्योगिकी लेसन नंबर 12 ध्वनि का अध्ययन। प्रश्न 5 का ऊ। 2 समान बोतलों में हीलियम गैस भरी गई है। उस गैस का भार 10 ग्राम और 40 ग्राम है। यदि दोनों बोतलों में ध्वनि की गैस समान हो तो आप कौन सा निष्कर्ष प्राप्त करेंगे? दोनों बोतलों में गैस का तापमान समान होगा। देखिए, ध्वनि जो है 3 तरह की, श्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि और श्रव्यातीत ध्वनि, या कहिए या पराश्रव्य ध्वनि कहिए। और जो श्रव्य ध्वनि है उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब जो अवश्राव्य ध्वनि है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है आवृत्ति, और जो पराश्रव्य ध्वनि है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब देखिए, अब ये श्रव्य ध्वनि सुनता कौन है? मानव सुनता है, न तो वह 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को सुन सकता है। सुनने के लिए तो, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की सुनने के लिए, मतलब कि उसको जैसे चिल्लाहट जैसा, ऊपर वाला तो चिल्लाहट जैसा पता चलेगा, वो बात को समझेंगे नहीं। और जो नीचे वाला है वो फुसफुसाहट जैसा रहेगा, वो समझ में आएगा नहीं। लेकिन जब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा तब आपको पता चलेगा क्या कहा जा रहा है। और जब 20 हर्ट्ज से कम का क्या उदाहरण है? लोलक के कंपन से निर्मित ध्वनि, भूकंप आने को पूर्व पृथ्वी के पृष्ठभाग के कंपन से निर्मित ध्वनि। अब इसका क्या उदाहरण है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक यानी पराश्रव्य ध्वनि की, तो कुत्ते 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ निकालते हैं, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन। तो सोनार, तो सोनार जो है, इसमें जो अभी 3 ध्वनि पढ़े, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य, तो इसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है। और आप देखिए कि इसका कहाँ यूज़ होता है। सोनार पर टिप्पणी लिखो। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, काला ग्रुप सोनार है। सोनार द्वारा पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और वेग का मापन किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित और एक संसूचक होता है। एक प्रेषित, देखा यहाँ ये ना, वो है तो यहाँ प्रेषित यहाँ फिट किया गया है, और पराश्रव्य ध्वनि तरंग की दिशा है। मतलब इसमें ऐसा रहता है कि पराश्रव्य ध्वनि जो है का निर्माण होता है। फिर ये जो है ध्वनि इधर चलती है पानी के अंदर, और जो भी वस्तु रहेगी, जो भी खोज रहे होंगे आप, उससे टकराती है, फिर टकरा करके वापस लौटती है। जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम है, वैसे ध्वनि के परावर्तन का भी नियम। तो यहाँ संसूचक होता है, यानी उसको एक्सेप्ट करने वाला, लौटने वाली ध्वनि को एक्सेप्ट करने वाला। फिर वहाँ से उसका विश्लेषण करके तब ये पता लगाया जाता है कि ये वस्तु कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है और किस वेग से चल रही है। यह है पिंड की दूरी, दिशा और वेग का
मापन किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित, यहाँ प्रेषित है, तथा एक संसूचक होता है, यहाँ संसूचक है। उन्हें जहाज पर या नाव पर लगाया जाता है। ये देखिए, जहाज या नाव समझिए इसको। प्रेषित पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके प्रेषित करता है। प्रेषित क्या करता है? पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके भेजता है। और ये तरंगे जल में चलती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। यहाँ से चली, टकराई और इसके द्वारा ग्रहण की गई। संसूचक पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। जब यहाँ पहुँचेगा संसूचक के पास ये ध्वनि, तो उसको विद्युत में बदल देता है, जिनकी समुचित व्याख्या की जाती है। पराश्रव्य ध्वनि के प्रेषण, यहाँ से प्रेषण, तथा अभिग्रहण, यहाँ अभिग्रहण हो रहा है, के समयांतराल, यानी जो समय लगा भेजने और वहाँ पहुँचने में, तथा जल में ध्वनि की चाल, पानी में जो ध्वनि की चाल है, ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जाती है। ये जहाँ से टकराई है वो कितनी दूर पर है, तो टकरा करके फिर यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगा उस टाइम से, और यहाँ जो है ध्वनि का वेग कितना है, दोनों का गुणा करके दूरी की गणना की जा सकती है। अब देखिए, सोनार की तकनीक का उपयोग करके समुद्र की गहराई ज्ञात की जा सकती है। जल के अंदर स्थित पहाड़ियों, खाइयों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब मानवीय कर्ण, हम सबका कान ऐसे ही होता है। इसके अंदर की बनावट को और बाह्य बनावट को बताया गया है। देखिए, मानवीय कर्ण, कान पर टिप्पणी लिखो। कान मानव का महत्वपूर्ण अंग है, आपको पता है। कान से हम ध्वनि सुनते हैं, मीन्स आवाजें सुनते हैं। ध्वनि तरंग कान तक आने पर कान का पर्दा कंपित होता है और उन कंपनों का विद्युत तरंगों में रूपांतरण होता है। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। तो मतलब कोई आवाज़ आपके कान के पास पहुँचेगी तो आपका जो कर्णपट है, पर्दा कह लीजिए, वो कंपित होता है। देखिए यहाँ बताया है, या कान का पर्दा कहाँ है, या तीर द्वारा, या ये आवाज़ जब यहाँ पहुँचेगी इधर से, देखिए इधर से आवाज़ आई, यहाँ ये कान का पर्दा है, तो कंपन करता है और उन कंपनों का विद्युत तरंगों में रूपांतरण होता है। और श्रवण तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। तो कान के 3 भाग, कर्ण पल्लव, ये जो बाहर लटका रहता है, ये देख रहे हैं, कर्ण पल्लव है। यह बाह्य परिवेशों से ध्वनि एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका के मध्य कर्ण की खोखली जगह तक पहुंचाता है। ये जो कान आपका बाहर लटका हुआ है, ध्वनि को एकत्रित करता है और नलिका से कर्ण मध्य की जो एक खोखली जगह है वहाँ तक पहुँचाता है। देख रहे हैं, एक खोखली जगह, इसी को मध्य कर्ण की खोखली जगह, एक कर्ण पल्लव, और ये श्रवण नलिका। ये तो कान का पर्दा आपने पढ़ा। ये जो है मध्य कर्ण,
दूसरा मध्य कर्ण। मध्य कर्ण की खोखली जगह में एक पतला पर्दा या झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह कहते हैं। झिल्ली को जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटह पर पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इस प्रकार विरलन के पहुंचने पर झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब कम हो जाता है और कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार ध्वनि तरंग के कारण कर्णपटह में कंपन होती है। आप अंतःकरण, श्रवण तंत्रिका अंतःकरण को मस्तिष्क से जोड़ती है। अतः कर्ण में घोंघे की संख की तरह चक्राकार कर्णावर्त होता है। देखिए यहाँ चक्राकार कर्णावर्त है अंदर, पर्दे के अंदर, उसी को अंतःकरण। कर्णपटह से आने वाले कंपन कर्णावत द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तथा उन्हें विद्युत तरंगों में परावर्तित कर दिया जाता है। इस विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है।